हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सुमित है और आज रवि कुमार दहिया जी ने रेसलिंग में कम से कम सिल्वर मेडल को सिक्योर कर लिया है। और कल वो अपना चौथा और आखिरी मैच खेलेंगे जिसमें वो गोल्ड मेडल के लिए फ़ाइट करेंगे। और उम्मीद करता हूँ कि कल भी उनकी ऐसी परफॉर्मेंस, इतनी शानदार परफॉर्मेंस रहे और वो पहले इंडियन रेसलर बने जो रेसलिंग इवेंट में गोल्ड मेडल लेके आए। इससे पहले सिल्वर मेडल तो आया है 2012 में, सुशील कुमार जी लंदन ओलंपिक्स में अपनी वेट कैटेगरी में सिल्वर मेडल जीते थे। ब्रॉन्ज़ मेडल भी इससे पहले 2 बार आया है। खुद सुशील कुमार जी 2008 में बीजिंग ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज़ मेडल लाए थे और उसके 4 साल बाद योगेश्वर दत्त 2012 में लंदन ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज़ मेडल लेके आए थे। और फिर उसके बाद तो मैं मेन की बात कर रहा हूँ, मेल कैटेगरी में, क्योंकि साक्षी मलिक भी ब्रॉन्ज़ मेडल जीती हैं। खैर साहब, अब आज क्या हुआ कि आज तीसरे मैच में मैं एक्चुअली टोक्यो ओलंपिक्स को टेलीविज़न मीडियम के थ्रू नहीं फॉलो कर रहा हूँ, बिकॉज ऑफ सम इनएविटेबल रीजंस। और तो मैं लाइव अपडेट ले रहा था लाइव स्कोर से, तो मैंने देखा वहाँ लिखा हुआ था रवि कुमार वॉन बाय फॉल। और उससे पिछले 2 इवेंट्स में लिखा हुआ था, जो पिछले 2 मैचेस हुए, प्री क्वार्टर फाइनल और आपका क्वार्टर फाइनल, वहाँ लिखा हुआ था वॉन बाय एसयूपी। तो उसका क्या मतलब है, तो उसी के बारे में मैंने एक छोटी सी वीडियो बनाई है। एसयूपी का मतलब होता है सुपीरियोरिटी। तो पहले 2 मैच वो टेक्निकल सुपीरियोरिटी से जीते। इसका मतलब कि उनके और उनके अपोनेंट के बीच में 10 या 10 से ज़्यादा पॉइंट्स का फासला रहा होगा। जब ऐसा होता है तो मैच वहीं ख़त्म हो जाता है और मैच वहीं ख़त्म हो जाता है और जिसके फेवर में सिचुएशन होती है उसको विनर डिक्लेयर कर दिया जाता है। तो वो टेक्निकल सुपीरियोरिटी से जीते थे और ऐसा बहुत रेयरली देखा जाता है। और अपने तीसरे मैच में लिखा, जब वो जीते तो तीसरे मैच में उन्होंने अपने अपोनेंट को पिन कर दिया था। तो पिन का मतलब होता है कि आप अपने जो अपोनेंट है उसके दोनों कंधों को एक ही वक्त पर मैट पर टच कर देते हो। और मैट पर टच ऐसे करना है कि उनकी जो बैक है वो फेस कर रही हो मैट को। तो इस तरीके से आपको उनको पिन करना होता है। तो रेसलिंग में तो ये तो हुआ विन बाय फॉल का क्या मतलब होता है। एक तो हो गया विन बाय फॉल के तरीके से आप जीत सकते हो, या फिर अगर दोनों 2 राउंड होते हैं रेसलिंग के अंदर, दोनों राउंड 3-3 मिनट के होते हैं और दोनों के बीच में एक रिसेस पीरियड होता है, शायद से 30 सेकंड का होता है। और ओलंपिक के अलावा जो बाकी प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पे अगर अंडर 15 प्लेयर्स हैं या वेटरन्स हैं जो सीनियर एज्ड होते हैं, उनके लिए राउंड में 2 मिनट होते हैं। लेकिन यहाँ पे ओलंपिक्स में जो रेगुलर रेसलिंग इवेंट्स होते हैं वहाँ पे राउंड में 3 मिनट होते हैं। तो अगर दोनों राउंड के एंड तक अगर दोनों प्लेयर एक दूसरे को पिन ना कर पाए तो फिर ये देखा जाता है कि किस प्लेयर ने कितने ज़्यादा पॉइंट्स, किस प्लेयर ने सबसे ज़्यादा पॉइंट सिक्योर किए हैं। तो इस तरीके से भी जीता जाता है। तो आज अगर आप देखोगे कि वेबसाइट पर जाके चेक करिए, आपको पता चलेगा कि उनके अकाउंट में सिर्फ उनके खाते में कुल 7 पॉइंट थे और उनके अपोनेंट जो कजाकिस्तान के प्लेयर थे उनके खाते में 9 पॉइंट थे। तो वो लीड कर रहे थे आखिरी तक, लेकिन आखिरी के कुछ सेकंड ही बचे थे। 3 मिनट का तो एक राउंड होता ही है। तो सेकंड राउंड था, फाइनल राउंड था, 3 मिनट का टोटल राउंड होता है और आखिरी के कुछ सेकंड ही बचे थे। उन्होंने एंड वक्त पर कुछ सेकंड रहते उनको पिन कर दिया और बाजी अपने फेवर में ले ली। तो आप देखोगे सेकंड राउंड में भी वो 2-9 से पीछे थे। 7 पॉइंट्स का डेफिसिट था, 2 का 5 किया, 5 का 7 किया और फिर उसके बाद पिन ही कर दिया। तो ये तो हो गया किस तरीके से आप जीत सकते हो 3 तरीके से, पॉइंट्स के बेसिस पे, फिर सुपीरियोरिटी, और एक हो गया आपका पिन करके। इसके अलावा भी कुछ तरीके होते हैं, वो इतने ज़रूरी नहीं है मुझे लगता है बताना। एक होता है विन बाय इंजरी, अगर आपका सामने वाला अपोनेंट इंजर्ड हो जाए। 2016 रियो ओलंपिक्स में विनेश फोगाट, शी इज़ कज़न ऑफ फोगाट सिस्टर्स, वो क्वार्टर फाइनल में इंजर हो गई थी। तो इसकी वजह से उनके अपोनेंट को जीत मिल गई। और एक होता है विन बाय फॉरफीट, शायद से जब कोई रिफ्यूज़ कर देता है। फिर होता है विन बाय डिस्क्वालिफिकेशन। पर मेन जो 3 होते हैं मैंने आपको बता दिए। अब बात करता हूँ कि पॉइंट्स को कैसे सिक्योर किया जाता है। पॉइंट को सिक्योर करने के कई तरीके होते हैं साहब। अगर आप अपने अपोनेंट को, अच्छा, इसमें 2 पोजीशन होती है। एक होती है ऑफेंसिव पोजीशन, जिसमें जो आपका जो प्लेयर अटैकिंग पोजीशन में होता है, जो बेसिकली डोमिनेंट पोजीशन में होता है, जो जिसने दूसरे प्लेयर को जकड़ा होता है, जो पॉइंट लेने की कोशिश करता है, उसको बोलते हैं ऑफेंसिव पोजीशन में है वो। और जो दूसरा प्लेयर होता है उसको बोलते हैं वो डिफेंसिव पोजीशन में, क्योंकि वो अपने आप को डिफेंड कर रहा है। वो कोशिश कर रहा है कि वहाँ से उसके चुंगल से निकल जाए और सामने वाले को पॉइंट ना जाए। तो वो होता है डिफेंसिव पोजीशन में। तो अगर डिफेंसिव पोजीशन वाला अगर उस
सिचुएशन से एस्केप करके अगर अपनी पोजीशन को न्यूट्रलाइज़ कर देता है, तो उस केस में उस डिफेंसिव पोजीशन वाले को 1 पॉइंट मिलता है। इसी तरीके से अगर कोई डिफेंसिव पोजीशन वाला ऊपर जाकर खुद डोमिनेंट पोजीशन में आ जाए और दूसरे वाले को डिफेंसिव पोजीशन में डाल दे और खुद ऑफेंसिव पोजीशन में आ जाए, तो उस केस में भी उसको जो पहले डिफेंसिव पोजीशन में था और जिसने बाद में इस सिचुएशन को रिवर्स किया, उस केस में उस पर्टिकुलर प्लेयर को 1 पॉइंट मिल जाता है। इसी तरीके से अगर प्लेयर अपने अपोनेंट को ऊपर से हाथ में जकड़ के उसको नीचे अगर पटक देता है, तो उसको 2 से 5 के बीच में, 2 या 5 तक या उसके बीच में उसको पॉइंट्स मिल जाते हैं। ये डिपेंड करता है कि किस तरीके से कौन सा दाव उसने लगाया है। अब मुझे इतनी निटी-ग्रिटी नहीं पता है, लेकिन अगर उसने बहुत ही शानदार तरीके से उसको काफ़ी अच्छी खासी हाइट से अगर उसको नीचे जाके पटका है, तो उसको 5 पॉइंट भी मिल जाएंगे। अगर उसको सिंपल रोल किया है तो उसको 2 पॉइंट मिल जाएंगे। तो वो डिपेंड करता है, वो रेफरी की कॉल होती है कि किस तरीके से उसने उसको रोल किया है मैट पर। उसके अलावा पेनल्टी भी होती है इसमें, जैसे बाकी स्पोर्ट इवेंट्स में होती है। तो जैसे कि अगर कोई किसी को इलीगल मूव कर देता है, किसी को गुस्से में आके स्लैप कर देता है, धक्का दे देता है, आज भी ऐसा ही हुआ और आज किसी भी न्यूज़ चैनल में ये चीज़ पॉइंट आउट नहीं की गई, क्योंकि सबकी नज़र उस पर थी कि भाई सिल्वर मेडल आ गया, कम से कम बहुत अच्छा हुआ, एक और मेडल हमने सिक्योर कर लिया। लेकिन क्योंकि मैं मैच टेलीविज़न पर नहीं देख रहा था, तो मैं वेट कर रहा था कि यूट्यूब पर कब नई वीडियो आएगी और मैं देखूँगा कि भाई किस तरीके से वो स्ट्रॉन्ग कमबैक किया जो लोग बता रहे हैं। सचिन तेंदुलकर ने ट्वीट किया था, उन्होंने सर ने बोला कि भाई व्हाट अ स्ट्रॉन्ग कमबैक। तो मैं खुद देखना चाहता था कि भाई 2-9 से जो आदमी पिछड़ रहा है, जो प्लेयर, वो कैसे आखिरी के कुछ सेकंड में मैच को अपनी तरफ ले सकता है। तो जब मैंने उस वीडियो में देखा, तो आखिरी में जब मैच ख़त्म हुआ, तो रवि दहिया जी ने रेफरी की तरफ मैच ओवर होने के बाद उनको अ, अपनी बाइसेप्स की तरफ पॉइंट किया उन्होंने कि देखो सर। तो मुझे लगा शायद से पता नहीं कुछ कह रहे होंगे, तो मैंने दोबारा रिवाइंड किया, दोबारा मैंने उसी पोजीशन पर उसको देखा, तो मेरी नज़र गई रेफरी पर। रेफरी साहब ने ये रिएक्शन दिया, तो मैं समझ गया कि कुछ गड़बड़ है। वहाँ पे इलीगल मूव किया था कज़ाकिस्तान के प्लेयर ने। उसने क्या किया, उसने बाइसेप्स पे बाइट किया कॉन्स्टेंटली, काफ़ी सेकंड्स तक उसने बाइट किया, मेरे ख्याल में 10-12 सेकंड तक, बहुत बहुत ही बुरी तरीके से। और ये शायद से रेफरी ने ओवरलुक कर दिया, कायदे से तो उनको देखना चाहिए था, बट उनकी नज़र थी। अब अच्छा, उस टाइम पर ये 7-9 से पिछड़ रहे थे अपने दहिया जी। तो ये इनको पता लग गया था कज़ाकिस्तान वाले को कि बॉस अब तू डेंजर सिचुएशन में आ गया और तू अब पिन होने वाला है। तो इन्होंने बाइट करना शुरू कर दिया कि वो मुझे छोड़ दे, लेकिन रवि जी ने उनको छोड़ा नहीं और फाइनली उनको पिन किया और फिर उन्होंने टैप कर दिया रेफरी ने और उनको उसी टाइम डिक्लेयर कर दिया गया। और उसके बाद उन्हें दिखाया कि देखो सर, ये किया हमारे अपोनेंट ने। तो अब तो क्योंकि अब तो मैच ख़त्म हो चुका था, अब तो पेनल्टी का कोई फ़ायदा नहीं था। तो उसने पूरी कोशिश करी, बट हैट्स ऑफ टू आवर प्लेयर who managed to snatch away the victory against his opponent. What a formidable win it was. Seriously, formidable is the right word. उम्मीद भी नहीं थी वहाँ से, मतलब एक राउंड में 3 मिनट होते हैं साहब, 2-9 से पिछड़ रहे थे, 1 डेढ़ मिनट बचा था और फिर 2 का 5 किया, 5 का 7 किया और उसके बाद तो फिर पिन ही कर दिया। अच्छा, एक तरीका तो अच्छा, ये हो गया इलीगल मूव में। क्या होता है कि आपको पेनल्टी दी जाती है और पेनल्टी में आपके सामने वाले अपोनेंट को 1 पॉइंट मिल जाता है। और पेनल्टी कई वजह से दी जाती है। अब अगर आप मैट के बाहर चले जाते हैं, आउटर सर्कल से एक भी पैर अगर आपका बाहर चला गया, तो आपको कॉशन दिया जाता है और पेनल्टी दी जाती है। कॉशन में आपको वार्निंग दी जाती है और अगर 3 कॉशन आपको मिल जाते हैं तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं और मैच सामने वाला जीत जाता है। और अगर आप मैट के बाहर चले जाते हैं तो कॉशन के साथ साथ आपको पेनल्टी भी दी जाती है, तो सामने वाले अपोनेंट को 1 पॉइंट भी मिल जाता है। उसके अलावा अगर आप अपने अपोनेंट का की बैक को एक्सपोज कर देते हो मैट की तरफ, तो उस केस में भी आपको 2 से 3 पॉइंट मिलते हैं। मान लो आपने उसका एक शोल्डर लगा दिया मैट पे और दूसरा उसने हवा में इधर उधर वो मतलब जद्दोजहद कर रहा है कि पूरा उसने हवा में है, उसका टच नहीं हुआ, ये वाला भी सिर्फ ये वाला शोल्डर ब्लेड टच हुआ है, तो उस केस में उसका लेकिन जो बैक है वो तो एक्सपोज है मैट की तरफ, भले टच नहीं हुई है, तो उस केस में उनको 2 से 3 के बीच में 2 या 3 पॉइंट मिलते हैं, डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ सेकेंड्स यू वर इन दैट डोमिनेंट पोजीशन अगेंस्ट योर ओपोनेंट। उसके अलावा और भी कुछ तरीके से मिलते होंगे। अच्छा, अगर आप 2 मिनट तक कोई भी पॉइंट सिक्योर नहीं कर पाते हैं, तो उस केस में रेफरी बोलता है कि आप पार टेर पोजीशन में आ जाइए, जैसे एक टर्म होती है,
अगर मैं इसको राइटली प्रोनाउंस कर पा रहा हूँ तो। उसमें क्या होता है कि जैसे कि फुटबॉल में होता है, कार्ड दिखाने के बाद या फिर अगर आप कोई फाउल कर देते हैं तो फ्री किक मिलती है। ऐसे ही यहाँ पे आपको एक पोजीशन हो जाती है, पोजीशन आप देख सकते हैं स्क्रीनशॉट पे। इसमें आप देख रहे हो कि जो जिसको जो पैसिव पोजीशन में था 2 मिनट तक, उसको बोला गया है कि उसके घुटने और पैर मैट पर होने चाहिए, और जो बेसिकली जो अब ऑफेंसिव पोजीशन में है वो उसको मौका दिया जाएगा कि वो उसको उसकी उसकी कमर से उसको दोनों हाथों से पकड़े, और उसके बाद जैसे ही वो पकड़ेगा टाइम शुरू हो जाएगा और उसके पास एक अच्छा मौका होगा पॉइंट सिक्योर करने का। तो ऐसे भी पॉइंट सिक्योर किया जाता है। और तो इसके अलावा और भी कुछ और इलीगल मूव्स भी होते हैं। आप ज़बरदस्ती मैट से बाहर चले जाते हैं, तो ये होता है इस तरीके से। रेसलिंग की कुछ ये रूल्स हैं। और रेपेचाज रूल एक बहुत इंटरेस्टिंग रूल है, और इसके बारे में मैंने ऑलरेडी 2 वीडियो बनाई हैं, तो वो आप जाके देख सकते हैं अगर आपको पता नहीं है तो। क्योंकि आज अंशु मलिक भी एक रेसलर थी जो हमारी कंट्री से रिप्रेजेंट कर रही थी कंट्री को, और वो प्री क्वार्टर फाइनल में ही हार गई। लेकिन उनकी किस्मत इतनी अच्छी थी कि वो जिनसे हारी वो फाइनल तक पहुंच गई, बेलारूस की जो खिलाड़ी थी। और रेपेचाज रूल में यही होता है कि जो बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ 2 मिनट के अंदर। रेपेचाज रूल में क्या होता है साहब कि अगर कोई प्लेयर क्वार्टर फाइनल या प्री क्वार्टर फाइनल में भी हारा है तो उनको भी ब्रॉन्ज मेडल जीतने का मौका दिया जाता है। क्यों? क्योंकि जो राउंड ऑफ 16 होता है प्री क्वार्टर फाइनल, उसमें जो टॉप प्लेयर होता है उसकी पास्ट परफॉर्मेंस के हिसाब से देखा जाता है। जो टॉप प्लेयर होता है वो सबसे वीकेस्ट प्लेयर के साथ उसके साथ कॉन्टेस्ट करता है। तो क्योंकि अभी अब अगर कोई जो फाइनलिस्ट पहुंचा है तो वो बहुत प्रोमिनेंट प्लेयर होगा, काफ़ी अच्छा प्लेयर रहा होगा, और उसका मुकाबला आपने कर दिया किसी वीकेस्ट से। तो जो प्लेयर फाइनलिस्ट से हारे हैं, प्री क्वार्टर हो, क्वार्टर फाइनल हो, सेमीफाइनल हो, तो उन सभी प्लेयर को मौका दिया जाता है। क्योंकि सेमीफाइनल में जो 2 लोग हारे उनको भी ब्रॉन्ज मेडल अभी तक नहीं मिला है, तो 3 प्लेयर इधर से और 3 प्लेयर इधर से, तो 6 प्लेयर्स को मौका दिया जाता है। अब डिटेल में आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं। तो अंशु मलिक जिससे हारी थी वो फाइनल तक पहुंच गई, तो इसलिए अंशु मलिक को भी मौका मिलेगा। उनको 2 मैच जीतने पड़ेंगे लगातार ब्रॉन्ज मेडल जीतने के लिए। इसी तरीके से हमारे सेमीफाइनल में आज हरे दीपक पूनिया, वो अलग वेट कैटेगरी में थे, तो वो भी फ्री स्टाइल रेसलिंग में थे। एक्चुअली एक फ्री स्टाइल होती है, ग्रेको रोमन होती है। ग्रेको रोमन में ये तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ शायद से इस वीडियो में। तो वो दीपक पूनिया जी सेमीफाइनल में हारे, तो इस वजह से वो ब्रॉन्ज मेडल के लिए भी अभी भी फाइट करेंगे। उनको एक और कंटेस्ट लड़ना होगा। तो ये चीज़ थी। ये तो रूल्स के बारे में रहा। काफ़ी उम्मीद है, आई होप कि रेसलिंग से 3-4 मेडल आएँ, क्योंकि कल विनेश फोगाट का मैच है पहला, और आई होप कि वो सेमीफाइनल तक पहुंचेंगे और कल सिल्वर मेडल तो एटलीस्ट सिक्योर करेंगी। काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंटेंडर बताई जा रही है। उसके अगले दिन 6 अगस्त को, परसों, बजरंग पूनिया जी जो कि एशियन गेम्स में गोल्ड मेडलिस्ट है, गोल्ड मेडलिस्ट तो ये भी एशियन गेम्स में, विनेश फोगाट। तो बजरंग पूनिया से उम्मीद है, विनेश फोगाट से उम्मीद है, सीमा बिस्ला हैं 6 अगस्त को, वो भी उनसे भी उम्मीद है। और दीपक पूनिया भी ब्रॉन्ज मेडल के लिए फ़ाइट करेंगे। ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं कि आपकी कंट्री स्पोर्ट्स में कैसा परफॉर्म करती है। क्योंकि अगर आप यूएस को देखेंगे तो यूएस क्यों सुपर पावर है? क्योंकि यूएस हर चीज़ में परफॉर्म अच्छा करता है, हर चीज़ में, चाहे वो इकोनॉमी हो, मिलिट्री प्रोग्रेस हो, साइंटिफिक नॉलेज हो। कितने रिसर्च पेपर्स उनके पब्लिश होते हैं, टॉप 500, टॉप 100 में कितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो यूएस की हैं। इन सब चीज़ों में यूएस सबसे आगे रहता है, और यही वजह है कि यूएस को बाकी कंट्रीज़ एज ए लीडर देखती हैं। इसीलिए आप देखोगे यूएस क्यों इन्वेट करता है हर जगह, क्यों रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, क्योंकि उसने अपने आप को उस तरीके से एस्टेब्लिश किया है। और आप देखोगे, आप हैरान हो जाओगे कि इस बार क्योंकि मैं तो पहली बार ओलंपिक्स को थोड़ा सा इतनी नज़दीक से फॉलो कर रहा हूँ क्लोजली, मैं सरप्राइज़ हो गया। चाइना बीइंग ए डेवलपिंग कंट्री, उनके खाते में 29 गोल्ड मेडल आ चुके हैं अभी ऑलरेडी। पिछले शाम तक मैंने जब चेक किया 29 गोल्ड मेडल्स, और यूएस के खाते में 22। एंड दिस वुड नॉट गो वेल विद द यूएसए, क्योंकि यूएसए, दैट इज़ बाय यूएसए, nowadays Russia is no more a threat to USA. China is emerging as a new superpower, at least in Asia. तो चाइना बीइंग ए डेवलपिंग कंट्री, उनके पास सबसे ज़्यादा लीड कर रहे हैं वो गोल्ड मेडल के मामले में। और वैसे ओवरऑल मेडल्स देखा जाए तो यूएस से 3-4 मेडल ज़्यादा हैं उनसे, क्योंकि उनके पास सिल्वर और ब्रॉन्ज ज़्यादा है यूएसए के पास। तो मैं सरप्राइज़ हो गया। तो इसलिए मैं भी चाहता हूँ कि डेवलपिंग कंट्री के नाते हमारे पास भी
अभी तो 4 आ चुके हैं, 4 मेडल आ चुके हैं। आई होप 4-5 मेडल और आ जाएँ तो काफ़ी अच्छा रहेगा। चाइना इज़ अ डेवलपिंग कंट्री। लोगों को लगता है कि वो सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है इन टर्म्स ऑफ जीडीपी, तो डेवलप्ड होगी, नहीं। जीडीपी के बेसिस पे सिर्फ नहीं देखा जाता। चाइना में पॉपुलेशन भी तो ज़्यादा है ना, तो अगर आप जीडीपी को डिवाइड बाय पॉपुलेशन कर दोगे तो हर आदमी के खाते में कितना जीडीपी आता है, तो उसके बेसिस पे पता लगता है कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा है कंट्री का। तो उनका जो पर कैपिटा जीडीपी है वो उतना ज़्यादा नहीं है। इनइक्वालिटी भी देखते हैं, फिर लिटरेसी देखी जाती है, और पॉवर्टी कितना है, ये सब चीज़ें देखी जाती हैं। तो मैं चाहता हूँ कि हम भी डेवलपिंग कंट्री हैं, तो हम मेरे ख्याल में अभी फ़िलहाल 60 से ऊपर है हमारी रैंक ओलंपिक्स में, इस वाले टोक्यो ओलंपिक्स में। तो अगर 4-5 मेडल आ जाएंगे तो काफ़ी सिग्निफिकेंट जंप आएगा। जापान जो खुद डेवलप्ड कंट्री है वो थर्ड पोजीशन पे है, और उनके पास 30 से 35 मेडल हैं अभी तक, लास्ट जो मैंने टैली देखी थी। तो आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर मैंने कोई चीज़ मिस करी है या कोई चीज़ मैंने गलत बताई है किसी रूल के बारे में, तो प्लीज़ फील फ्री टू ड्रॉप योर कमेंट बिलो। एंड यस, और तो यस, और आज ओलंपिक्स की शुरुआत बहुत अच्छी हुई। जेवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा जी क्वालिफाई कर गए हैं फाइनल के लिए, और मतलब 2 ग्रुप्स थे, ग्रुप ए ग्रुप बी, दोनों में से 6-6 प्लेयर चूज़ करने थे, तो ऑटोमेटिक क्वालिफिकेशन उन्होंने कर दिया। जैसे डिस्कस थ्रो में कमलप्रीत कौर ने किया था ना, 64 मीटर थ्रो करके वो डायरेक्टली क्वालिफाई कर गई थी। तो या तो ये होता है कि भाई दोनों ग्रुप से 6-6 प्लेयर लोगे, तो टॉप 12 में जो लोग होंगे, जो सबसे ज़्यादा दूर तक अपना भाला फेंकेगा, वो क्वालिफाई कर जाएगा। तो इसमें ऑटोमेटिक क्वालिफिकेशन था कि अगर कोई भी 83.5 मीटर को क्रॉस कर देगा वो डायरेक्टली क्वालिफाई कर जाएगा। तो जेवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा ने 86 प्लस मीटर, 86.65 मीटर उन्होंने फेंका। और मैं इसलिए एक्साइटेड हूँ क्योंकि इस दोनों में एक जर्मनी के प्लेयर है जोहेनेस वेटर, उनका खुद का पर्सनल बेस्ट है 97.76 मीटर, और नीरज चोपड़ा जी का बेस्ट है 88.06 मीटर, आई थिंक 88 प्लस मीटर है। शायद से एशियन गेम्स में जब वो गोल्ड मेडल लेके आए थे उस वक्त उन्होंने ये अपना थर्ड या आई थिंक सेकंड या थर्ड अटेम्प्ट में एशियन गेम्स में उन्होंने 88 प्लस मीटर फेंका था। तो मैं सरप्राइज़ हो गया क्योंकि वेटर का जो 3 अटेम्प्ट में बेस्ट था आज के टोक्यो इसमें आज की जेवलिन थ्रो में क्वालिफिकेशन राउंड में, उसमें उनका खुद का बेस्ट 85 प्लस मीटर था। तो एथलेटिक्स में कभी मेडल मिला नहीं है इंडिया को। मिल्खा सिंह जी 400 मीटर्स में चौथी पोजीशन पर रहे थे 1960 में रोम ओलंपिक्स में, और उसके 4 साल बाद पीटी उषा जी एथलेटिक्स में फोर्थ पोजीशन पर रही थी लॉस एंजलिस में जो हुए थे समर ओलंपिक्स। तो जेवलिन थ्रो में ये भी एथलेटिक्स में ही आता है, ट्रैक एंड फील्ड इवेंट में। तो मुझे उम्मीद है टॉप 4 में आ सकते हैं, टॉप 4 टॉप 3 में। डिपेंड करता है दिन कैसा है सामने वाला, जैसे कि मैंने बताया वेटर कुड थ्रो ओनली अप टू 85 ऑड मीटर, तो मीटर्स। तो देखते हैं, इनसे भी उम्मीद है नीरज चोपड़ा से, ये भी हरियाणा से ही हैं, पानीपत से हैं। और रवि कुमार दहिया जी भी हरियाणा से हैं, सोनीपत से। मैं खुद दहिया हूँ, मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि उन्होंने इतने मॉडेस्ट बैकग्राउंड से आते हैं, और नाहरी गांव से वो बिलोंग करते हैं, और इतने अ, इस कदर की उन्होंने मेहनत करी, और देखो आज सिल्वर मेडल जीत लिया, और आई एम प्रीटी श्योर कि वो गोल्ड मेडल भी जीतेंगे। हरियाणा से शुरुआत से काफ़ी एथलीट्स, काफ़ी स्पोर्ट्स पर्सन आते रहे हैं, खासकर रेसलिंग और बॉक्सिंग में, क्योंकि उसके भी कुछ रीजंस हैं, और सिर्फ हरियाणा से नहीं, नॉर्थ वेस्ट बेल्ट से काफ़ी प्लेयर्स आते हैं, पंजाब हो, हरियाणा हो, राजस्थान हो, क्योंकि यहाँ पे शायद से एग्रीकल्चर जो होता है वो मेन स्टे होता है, और उसकी वजह से जो फॉडर वगैरह होता है वो इजीली अवेलेबल होता है, और उसी की वजह से जो लाइफ स्टॉक लाइफ स्टॉक बेसिकली लाइफ स्टॉक बिजनेस करते हैं, और दूध दही का खाना पीना होता है उस वजह से। तो इन चीज़ों की वजह से मेरे को लगता है कि एक वो ऐसा माहौल वहाँ बन जाता है कि बच्चों को बोला जाता है शुरुआत से कि आप स्पोर्ट्स में जाइए, चाहे वो कोई भी स्पोर्ट्स। इनफैक्ट नीरज चोपड़ा जी की भी यही कहानी है कि उनको ये बोला गया था कि भाई आप ओवरवेट हो गए हो थोड़े, और आप जाके थोड़ा सा स्टेडियम में जाना शुरू करिए। तो उन्होंने बस ऐसे ही अपना वेट रिड्यूस करने के लिए वो स्टेडियम में गए। वो पानीपत से बिलोंग करते हैं, और उन्होंने देखा कि भाई कुछ लोग भाला फेंक रहे हैं, तो उन्होंने भी फेंका। तो जो उन्होंने फेंका तो उनके दोस्तों ने कहा कि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में काफ़ी अच्छा दूर गया, तो आपको ये ट्राई करना चाहिए। तो देखो, मात्र 23 साल की उम्र में वो प्लेयर आज ऐसे मुकाम पर है जहाँ पे इंडिया को पहला मेडल दिला सकता है। तो
I hope you found this video informative, and uh, thank you so much. अ, मुझे लगा कि मैंने इस वीडियो की शुरुआत में ग्रीको रोमन और फ्री स्टाइल रेसलिंग के बीच में जो एक मेन डिफरेंस होता है वो बता दिया है। वो मैं बता देता हूँ। ग्रीको रोमन में जो प्लेयर होता है वो अपने अपोनेंट की कमर से नीचे, उसकी वेस्ट से नीचे जाकर उसके किसी भी बॉडी पार्ट को यूज़ नहीं कर सकता है होल्ड करने के लिए, डोमिनेंट पोजीशन पाने के लिए। और जबकि फ्री स्टाइल रेसलिंग में, जैसे नाम से ही पता चल रहा है फ्री स्टाइल, तो जो प्लेयर होता है वो कम्प्लीटली फ्री होता है कि वो उसकी कमर से नीचे किसी भी बॉडी के पार्ट को, चाहे हिप्स हो, एंकल्स हो, या उसके काफ्स हो, किसी भी हिस्से को वो यूज़ कर सकता है, और इसलिए उसको फ्री स्टाइल रेसलिंग बोला जाता है। और इस साल, पिछली बार की तरह इस बार भी इंडिया की तरफ से किसी भी रेसलर ने इंडिया को रिप्रेजेंट नहीं किया है ग्रीको रोमन रेसलिंग में। और मेरे ख्याल में लास्ट टाइम शायद से 1996 में, मैं श्योर नहीं हूँ, 1996 में शायद से कुछ प्लेयर्स ने या किसी सिंगल प्लेयर ने रिप्रेजेंट किया था। पहले भी इंडिया की तरफ से प्लेयर्स गए हैं ग्रीको रोमन में। बाकी कोई और में ज़्यादा मोटा डिफरेंस नहीं होता है, और टैक्टिक्स वगैरह वही सब होते हैं। उतना ही स्टेमिना चाहिए, उसी तरीके से आपको अपनी पोजीशन लेनी होती है। ये डिफरेंस हुआ। और फ्री स्टाइल रेसलिंग 1904 में इंट्रोड्यूस हुई थी ओलंपिक्स में, और उसके बाद रेगुलर फीचर नहीं हुई। 1920 में बेल्जियम की एंट्रप नाम की सिटी में ओलंपिक्स हुए थे, और उस 1920 ऑनवर्ड्स फ्री ओलंपिक फ्री स्टाइल रेसलिंग हैज़ बीन द रेगुलर फीचर ऑफ समर ओलंपिक्स। और 2004 में विमेन के लिए फ्री स्टाइल रेसलिंग इंट्रोड्यूस हुई थी समर ओलंपिक्स में, एथेंस में जो हुए थे 2004 में। उसी साल राज्यवर्धन राठौर जी भी इंडिया के लिए शूटिंग में सिल्वर मेडल जीते थे, जो अभी कुछ टाइम पहले कैबिनेट रिशफल होने से पहले स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी थे। तो एक बार फिर कहूँगा, आई होप यू फाउंड दिस वीडियो मीनिंगफुल। चीयर्स, थैंक यू सो मच।